Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Virtual ComSex, I welcome all of you to this lecture. Today is our 14th lecture of the Fluid Mechanics series and I'm your instructor Dr. Fahad Munir Abbasi. तकरीबन हम इस कोर्स के हाफ तक अप्रोच करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी हाफ ऑफ द कोर्स विल बी कवर्ड एंड आई जस्ट होप कि आप इस सारे स्टेप बाय स्टेप में मेरे साथ इसी तरह मूव कर रहे हैं जैसा कि आई एम मूविंग अलोंग दिस कोर्स, क्योंकि इस कोर्स को स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली बहुत पहले किया गया और उसकी आउटलाइंस तो डिफाइंड ऑब्वियसली एक थी, लेकिन उस आउटलाइंस के कोरस्पॉन्डिंग आई ऑल्सो ट्राइड कि कम से कम स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट इस तरीके से बिल्डअप ज़रूर किया जाए कि दे शुड बी एबल टू सस्टेन ऑन दिस, क्योंकि फ्लूइड अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का. सो उनकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशंस और वो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मैंने ज़रूर फोकस रखा शुरू के लेक्चर्स में. ठीक ठाक हमने वक्त उस चीज़ के ऊपर लगाया. सो आई जस्ट होप दैट यू आर कैचिंग अप विद इट and hopefully you will be understanding the basic concepts of fluid mechanics and how these work. तो इसलिए अभी तक के उसके अंदर सिनेरियो के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने की और जो कुछ भी हमने किया उसको कोशिश करें कि sort it out and compile it as soon as possible so that you are able to understand the upcoming rather tricky or rather bit of difficult sort of things जो कि टिपिकली मैथमेटिकल चीज़ें हैं उनको समझने में ताकि आपको आसानी हो. तो अभी तक जो कुछ हमने किया कोशिश करें उसको जल्द से जल्द समराइज़ कर लें. उसको समराइज़ करने के बाद जब आप इन नेक्स्ट चीज़ों को परस्यू करेंगे तो होपफुली ये चीज़ें आपके लिए आसान होंगी. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज़ लेक्चर जी, जो कि रूटीन वाइज चल रहा है कि लेक्चर के शुरू में आई गिव ब्रीफ लेआउट ऑफ दिस लेक्चर. सो अगेन इस लेक्चर के स्टार्ट में भी I will go for the layout of this lecture and at the start I'll give you highlights of the previous lecture, what we did in the previous lecture, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की और largely previous lecture हमारा जो computation से related था काफ़ी सारी चीज़ें हमने solve की. इतनी theoretical चीज़ें कम थी, so there is not much of highlights of the previous lecture, but still because it is become a trivial thing for us, so we will keep that intact. Then we'll go through the definition of velocity potential. What is a velocity potential? अगर और उसको मैं जिस टाइम उसके definition पे आऊँगा तो डिटेल से कुछ चीज़ें we'll discuss them. Then all important concept of the stream function. This is very important concept. जब मैं अब now obviously हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स ज़रूर ये सोच रहे हो कि टीचर्स की पता नहीं क्या आदत है कि जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चीज़ डिस्कस करने लगे दे से दैट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट. तो जनरली अगर आप देखें तो मैंने तमाम चीज़ों के लिए यही नहीं कहा कि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ चीज़ें चूँकि ये इंट्रोडक्टरी एंड बेसिक कोर्स है, सो इस बेसिक कोर्स के अंदर जो भी चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट अपीयर हो रही है. सो इसलिए जनरली तमाम ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट और सॉलिड और उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा एज फार एज द रिसर्च इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज कंसर्न. तो इसलिए ये जो स्ट्रीम फंक्शन है दिस हैज़ अ यूनिक इम्पॉर्टेंस इन द एनालिसिस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल से देखेंगे और कोशिश करूँगा कि आपको इसकी इतनी इंसाइट दे सकूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इससे रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स या से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपके लिए ये चीज़ें बड़ी इजी हों और आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है, हम किस किस्म की मैनिपुलेशन कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं. ओके, द डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स फ्रॉम स्ट्रीम फंक्शन. हमें स्ट्रीम फंक्शन पता हो तो हम वेलोसिटी फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है गिवन दैट वी आर प्रोवाइडेड विद अ पर्टिकुलर स्ट्रीम फंक्शन. और अदर वे राउंड कि हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पता हैं तो हम स्ट्रीम फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ और भी देखेंगे कि क्यों स्ट्रीम फंक्शन ज़रूरी है और उसकी क्या अहमियत है और ये किस तरीके से बेनिफिशियल है. उसके पैरेलल ये भी देखेंगे कि स्ट्रीम फंक्शन वेलोसिटी और वेलोसिटी कंपोनेंट्स के होते हुए
हमें स्ट्रीम फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये किस तरह फैसिलिटेट करेगा, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखेंगे और आई विल डिस्कस इट विद यू कि क्यों स्ट्रीम फंक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसको यूज़ करने के कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं और उनको हम कैसे टैकल करते हैं. सो दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग discussion in today's lecture. Then at the end the equations of path lines and streak lines will be discussed briefly, very briefly. हम देखेंगे कि what are the equations of path lines and streak lines before. So ये कुछ theoretical चीज़ें आज के इस मामले के अंदर इकट्ठी हैं, आज के लेक्चर के अंदर इकट्ठी है and इनको यूज़ करेंगे in the upcoming lectures. But I just want के precisely जो stream function का concept है इसको ज़रूर आप क्लियर कर लें before we move on. And at the end of this lecture I'll give you a brief summary of whatever we studied and किन चीज़ों के बारे में हमने क्या पढ़ा. We'll summarize that at the end of this lecture. Well, in the previous lecture we did several computational examples. हमने काफ़ी सारी computation की, काफ़ी सारी चीज़ें solve की और those were related to different implementations of different utilizations of the continuity equation. जो कि एक लेक्चर पहले हमने जब continuity equation और उसका analysis complete किया तो I told you कि अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने तकरीबन पूरा लेक्चर में ही वर्ड प्रॉब्लम्स की, उसको सॉल्व किया. इन सम केसेस हमें वेलोसिटी फील्ड प्रोवाइडेड थी एंड वी वर आस्क्ड टू चेक वेदर these velocity components satisfy the equation of for an incompressible flow. In some cases हमें एक velocity component given था and we were asked to find out the second velocity component for the case of a two-dimensional incompressible flow. तीसरे केस के अंदर हमें it was provided that दो velocity components u and v हमें known थे और हमें तीसरा velocity components w find करना था for a three-dimensional incompressible velocity field. And then also we determined के given velocity field का function किस form का हो सकता है in order for the fluid to behave exhibit an incompressible flow. तो ये different applications और different problems के context के अंदर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की मेजर इक्वेशन जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है इसको यूटिलाइज किया और इसको सॉल्व करके देखा इन 4-5 एग्जांपल्स के अंदर जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डील की. उससे हटके द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड एंड कंजर्वेटिव फोर्स वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. हर वो वेक्टर फील्ड जिसका कर्ल 0 हो उसको कंजर्वेटिव फील्ड वेक्टर फील्ड का नाम दिया था. एंड कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स कि जिसका कर्ल ऑफ दैट force is equal to 0, then it is called as, it is known as the conservative field. इस concept को ज़रूर ध्यान में रखिएगा. जो आज हम करेंगे it is something close to that, interlinked किस्म की चीज़ें हैं, the conservative vector field, conservative force, और ये जो आज हमारा पहला टॉपिक है that is the velocity potential. ये चीज़ें interlinked हैं. force के केस के अंदर आपको potential जो हमने phi इंट्रोड्यूस कराया था, perhaps you are familiar with that, तो उसी को आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से जब वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो क्या चीज़ बनेगी. तो दिस इज टुडेज लेक्चर और यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज द वेलोसिटी पोटेंशियल. एंड वी नो दैट फॉर इरोटेशनल फ्लो द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 0 एट ईच पॉइंट इन द गिवन फ्लो फील्ड. और इन अदर वर्ड्स वी कैन सिंपली से दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 in order for the velocity to be say or the flow to be irrotational flow. This condition simply states that curl of V is equal to 0, or you can write it that del cross V is equal to 0, where del is equal to partial by partial x I, partial by partial y j, and partial by partial z
k, and you are familiar with that. We have used this in several examples. So अगर तो कोई फ्लो irrotational flow है तो फिर उसकी velocity field का curl must be equal to 0. That is the equation 1 of this slide. Now also there is a vector identity which states that the curl of a gradient of a scalar function is always 0. कोई भी स्केलर फंक्शन है उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें देन उसका कर्ल कैलकुलेट करें तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. दिस इज द वेक्टर आइडेंटिटी और इट इज गिवन दैट इफ दिस फाई इज अ स्केलर फंक्शन तो पहले इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें एंड देन इसका कर्ल कैलकुलेट करें. इस माइनस को अगर आप ना भी कंसिडर करें तो इट विल स्टिल इक्वल टू 0. सो अगर किसी भी स्केलर फंक्शन का पहले ग्रेडियंट एंड देन उसका कर्ल यानी क्रॉस प्रोडक्ट विद द डेल ऑपरेटर कैलकुलेट करें तो इट विल बी 0. दिस इज द वेक्टर आइडेंटिटी. तो इसी वेक्टर आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं एंड यू विल सी कि हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे. नाउ इन व्यू ऑफ दिस इट इज पॉसिबल only for an irrotational flow to have its velocity vector expressed as a gradient of a scalar function, such that if del cross v always remains true, we may therefore write this equation as making use of the vector identity which we explained before and given in equation 2. This equation 2 के अंदर जो हमने वेलोसिटी फील्ड चूंकि फ्लो इरोटेशनल है तो डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0. तो इस वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम वी कैन सिंपली राइट del phi where phi is a scalar function instead of v. So where phi is a scalar function and is commonly known as the velocity potential. The flow associated with it is called potential flow which is ideal and irrotational. देखें कुछ चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखते जाएं. पहली चीज potential flow, दूसरी चीज this is ideal and irrotational. You're familiar with ideal? What ideal is? Ideal was, say, for zero viscosity, this was named as ideal fluid. Now देखें अगर तो velocity field को in terms of a scalar function, gradient of a scalar function express किया जा सकता है तो well and good, हम ये जो equation 2 है इसको लिख सकते हैं and इस phi को हम velocity potential कहेंगे. लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ irrotational flow के केस के अंदर हो सकता है. If flow is rotational then del cross v will not be equal to 0 and none of this will be possible. So simply अगर तो flow rotational flow है तो फिर there won't be any velocity potential or potential flow. But if the flow is irrotational where del cross v or the curl of velocity cross product of the velocity with the del operator will be equal to 0, then and only then there will be a velocity potential, a scalar function कि जिसकी टर्म्स के अंदर, जिसके फॉर्म के अंदर हम अपनी वेलोसिटी फील्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ एन irrotational flow. Well, the flow which is associated with phi is called the potential flow and it is ideal and irrotational. देखें अगर आपसे ये पूछा जाए what is a potential flow तो it's simply the flow associated with the velocity potential. And किस तरह का फ्लो होता है जनाब पोटेंशियल फ्लो? इट इज आइडियल एंड इरोटेशनल फ्लो. देखें इस चीज एक तो ये कि विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज आइडियल. दूसरा इरोटेशनल. अब दोनों चीजें एज इट इज हैं क्योंकि इरोटेशनल होगा तो पोटेंशियल फ्लो होगा एंड इफ यू टेक इट वाइस वर्सा that it will be, if it is a potential flow then surely it will be an irrotational flow. So these are all interlinked things. Now we may express the velocity vector and its components in terms of the velocity potential respectively as follows. Now simply compare किया phi को gradient of phi को with the velocity vector and we expressed each component of the velocity vector in terms of the scalar function which is phi.
सो अगर आप इसको सिंपली देखें और इसको टर्म बाय टर्म आप एनालाइज करना चाहें तो सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल टू से यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इज इक्वल टू माइनस partial phi by partial x I plus partial phi by partial y j plus partial phi by partial z k. एंड जब आप इनके x, y एंड z कंपोनेंट्स कंपेयर करेंगे तो दिस इज द I unit vector का coefficient is u, or the x component of the velocity is u, and the x component here is minus partial phi by partial x, and here it is u is equal to minus partial phi by partial x, and the y component here is v, or the coefficient of j unit vector is v, it is written here, and on the right hand side the coefficient of j is minus this minus sign and partial phi by partial y, and the kth component is w, and when we compare this with the right hand side you get 3. So equation 4 is the way जब हम velocity field को in the form of a scalar function, in the form of the gradient of a scalar function express करते हैं तो we get this equation 4 in, which relates the components of velocity with the scalar function. In cylindrical coordinates, since del operator is given in this form, as this as equation static, then from equation 3 in cylindrical coordinates, अगर cylindrical coordinates के अंदर हम इसको express करना चाहें तो r component of the velocity is given by minus phi by partial phi by partial r. The theta component of the velocity equals 1 by r partial phi by partial theta, and z component of the velocity is equal to minus partial phi by partial z, and we have named it as equation 5. Now the velocity potential phi exists only for irrotational flow, which obviously I explained in the previous slide. The surface phi as a function of x, y, z and t when it is constant are called equipotentials. The negative sign in equation 3 ensures that the flow takes place from the higher to lower potentials, but some writers adopt the opposite condition. अब देखें जब भी phi constant होगा और एक surface हमें मिलेगी, because phi is a function of x, y, z and t, time का भी function है. So जब भी ये scalar function जो phi है और जो potential function है, this is equal to constant, it will give us a surface, और इस surface को हम equipotentials कहते हैं, यानी इस एक surface के ऊपर potential will always be equal. इस surface के हर point के ऊपर potential will remain the same. और जो negative sign जो equation 3 के अंदर आ रहा है, which you can see here it is, this negative sign, this shows the potential potential's behavior, and it ensures that the flow takes place from the higher to lower potentials. But some writers obviously adopt the opposite notation, they don't use the negative sign. आप negative sign use करें या ना करें, vector identity will remain the same. Only difference will be कि in this case it moves from the higher to lower potential, and in the other case the fluid will move from the lower to the higher potential. So it's totally up to you, but at this point नए तजर्बे करने के बजाय जो कोई book writer है या कोई author है, कोई teacher है, उसको follow करना ज़्यादा बेहतर है, particularly for you people. Now the concept of stream function, and the all important concept of a stream function. Simply this is a function which describes the form of pattern of flow, or in other words it is the discharge per unit thickness. दो definitions दो तरीके से लिखा गया है इसको. एक ये
कि इट डिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ फ्लो, जिस पैटर्न से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी क्या फॉर्म है, ये स्ट्रीम फंक्शन से हमें पता चलेगा. एंड दूसरे अल्फाज में इट गिव्स डिस्चार्ज पर यूनिट थिकनेस, जितनी थिकनेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में कितना डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड है आउट ऑफ अ सर्टेन कंट्रोल वॉल्यूम. ओनली द स्ट्रीम फंक्शन टेल्स अस this fact. Now the stream function denoted by the Greek letter psi here, based on the continuity principle, is a mathematical expression that describes a flow field. Now this is interesting statement, this is a very interesting statement, and मैं चाहता हूँ कम से कम जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इसको ज़रा गौर से देखें और सुने कि ये क्या चीज़ है. The stream function based on the continuity principle, पहली चीज़ कि स्ट्रीम फंक्शन ऑब्वियसली उसको हम डिनोट हम ग्रीक लेटर साइ से करते हैं, एंड इज बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल. जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और जो कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल है, जो कानून है, जो लॉ है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस पे बेस करता है ये स्ट्रीम फंक्शन. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उसके बाद दूसरी चीज जो है कि इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स अ फ्लो फील्ड. सो फ्लो फील्ड को तो डिस्क्राइब करता ही है जैसा कि हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में देखा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है या इंटरेस्टिंग क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल. किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस किया गया है जी इसको, क्या इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिराइव करने में हमें मदद मिलती है या उसको यूज़ करने में हमें मदद मिलती है, किस तरीके से चलते हैं. एंड विल सी दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड है. एंड इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पहली चीज प्रिसाइजली प्योरली एक फंक्शन है, और लेकिन उस फंक्शन की अपनी सिग्निफिकेंस फिजिकल इंपॉर्टेंस है. बट दिस इज द थिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के इट इटसेल्फ इज अ फंक्शन जो कि हमने सिंपली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ज़रा ईज करने के लिए यूज़ किया है, लेकिन इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है. सो ये दिस इज द क्लासिकल केस कि जिस तरह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से फिजिक्स की तरफ निकलते हैं. दिस इज स्ट्रीम फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. Well, thus a stream function is a mathematical expression that describes flow field in terms of either, देखिए दो किस्म के flows हैं यहाँ पे, एक either compressible flows or incompressible flows depending upon the compressible or incompressible fluids. But yet चूंकि ये दो तरह के flows और दो तरह के fluids हैं, इसलिए उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, और अलग अलग कैटेगराइज करने के बाद ये जो स्ट्रीम फंक्शन है ये भी दोनों के लिए हमें अलग इंफॉर्मेशन देगा. यानी इट विल गिव अस द मास फ्लो रेट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स एंड इट विल गिव अस वॉल्यूम फ्लो रेट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट, एंड मास फ्लो रेट देगा फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स. देखें डिफरेंस क्या है, लेट मी क्लियर इट कि सिंस हियर दिस since for compressible fluids volume V is not uniform. चूंकि इसमें वॉल्यूम वी यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं देता इस केस के अंदर. इंस्टेड इट गोज फॉर द मास फ्लो रेट फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स. जब भी हम कंप्रेसिबल फ्लूइड्स को या कंप्रेसिबल फ्लोज को डिस्कस करेंगे तो स्ट्रीम फंक्शन फॉर दैट केस विल गिव अस द मास फ्लो रेट ऑफ फॉर compressible fluids, and for incompressible fluids it will give us the volume flow rate. कितना वॉल्यूम कितना फ्लो कर रहा है थ्रू अ प्रिसाइज कंट्रोल वॉल्यूम एक मखसूस टाइम के दौरान, तो ये चीज़ हमें बताएगा स्ट्रीम फंक्शन फॉर द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. दूसरे अल्फाज में अगर मजीद इसको आप इंटरप्रेट करें तो गैसेस के केस के अंदर, बिकॉज गैसेस आर क्रिएटेड एंड आर द कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, तो for the case of gases the stream function will tell us the mass flow rate, and for liquids or for incompressible fluid it will give us the volume flow rate.
Now mathematically for steady state two-dimensional flow field we may write psi is equal to f of x y, where psi is the stream function and f of x y is equal to coefficient of stream function. Mathematically this is the function of x and y alone, because for it only exists for the steady state two-dimensional flow field. तो चूंकि सिर्फ टू-डायमेंशनल फ्लो फील्ड के लिए स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो भी स्टेडी स्टेट के साथ, देन it is only function of x and y, and it is denoted by a Greek letter psi, given like psi is equal to f of x y, where psi is the stream function and f of x y is the coefficient of stream function, and x and y are the coordinates of the point where stream function is required to be found out. If equation of continuity reduces to only two terms for a particular problem regardless of the coordinate systems, a useful device is to convert or to introduce the stream function defined so as to satisfy the continuity equation identically. देखें इस सेंटेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर करें. If equation of continuity reduces to only two terms for a particular problem, किसी भी particular problem के लिए अगर continuity equation दो terms के ऊपर मुश्तमिल हो, यानी बाकी तमाम terms ज़ीरो हो जाएं या हम उनको neglect कर सकें, then it is a useful device is to introduce the system, introduce the stream function defined so as to satisfy the continuity equation identically. अगर सिर्फ दो टर्म्स रह जाएं तो हम स्ट्रीम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करके continuity equation को identically satisfy करा सकते हैं. Instead of solving it explicitly, we just simply can satisfy it by merely the use of the stream function. For example, for two-dimensional steady compressible flow in the xy plane, the continuity equation reduces to two-dimensional steady compressible flow. देखें अब यहाँ compressible incompressible की कंडीशन हमने नहीं लगाई, दोनों के लिए हम स्ट्रीम फंक्शन यूज कर सकते हैं. डिपेंड किस चीज़ के ऊपर था. पहली चीज़ कि फॉर अ two-dimensional and second is steady. So two-dimensional and steady. क्यों? क्योंकि there was a term partial rho by partial t, जो कि एक एक्स्ट्रा टर्म थी. दो टर्म्स से सिस्टम हमारा बढ़ जाता, और दूसरी थी पार्शियल बाय पार्शियल z वाली टर्म इस इक्वेशन के अंदर अगर आप याद करें. सो सिंस this is for two-dimensional flow, so partial by partial z or the w part is equal to 0, and since it is steady, so partial rho by partial t, rho is not a function of density, is not a function of time, so this is equal to 0, and hence the continuity equation only reduces to two terms. अब सिर्फ दो टर्म्स के ऊपर continuity equation reduce हो गई और कम होकर सिर्फ दो टर्म्स रह गई in the xy plane, then this is the form of the continuity equation, जिसको हमने equation 1 का नाम दिया. If now we define the stream function, अगर हम stream function को define करें और introduce करें इसके अंदर अपनी equation 1 के अंदर, then it will be an interesting thing to do. It will be a very interesting thing to do. Now psi को इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से कि हमने रो u को पार्शियल psi बाय पार्शियल y कह दिया और रो v को माइनस पार्शियल psi बाय पार्शियल x कह दिया. इसको याद रखने की कतई ज़रूरत नहीं है. सिंपली सिर्फ इसको देखें कि जिस टर्म को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिस टर्म को जो कि रो u है, जो कि ये लिखी है, इसको सिंपली इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पार्शियल बाय पार्शियल x के साथ जो टर्म है
हम सिंपली उसको रिप्लेस करेंगे पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई के साथ, एंड जो टर्म विच वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज द पार्शियल बाय पार्शियल वाई रो वी, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ साई एंड अ नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन किस लिए है, ताकि ये जब हम इधर सब्स्टिट्यूट करें तो ये डबल डेरिवेटिव बने विद अ नेगेटिव साइन एंड हम इसको आसानी से कैंसिल आउट कर दें। वी सी दैट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वन इज सेटिस्फाइड आइडेंटिकली assuming of course that psi is continuous to second order derivatives। अगर तो स्ट्रीम फंक्शन कॉन्टिन्यूस और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रखता है तो फिर हम इसके दो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डेरिवेटिव तो ये मौजूद है जो हमने सब्स्टिट्यूशन की, और सिंपली अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन कोई इस तरह की फॉर्म ले लेगी, विच लेट मी टेल यू, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई माइनस partial x partial y minus partial square psi by partial x partial y and comes out to be equal to 0, और ये identically satisfy हो जाएगा when these two terms will cancel out each other। अच्छा, एक और चीज देखें, यहाँ तो कंप्रेसिबल फ्लो की कंडीशन गिवन है। अगर कंप्रेसिबल ना होता तो हम सिंपली डेंसिटी वाज कांस्टेंट, तो हम इसको डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते थे, तो ऑन द होल एक डेंसिटी कॉमन हमारे पास आ जाती है और हम इसको जीरो कर लेते हैं। यानी कि अगर ये फ्लो सिर्फ टू डायमेंशनल एंड स्टेडी होता तो कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल होने से फर्क नहीं था पड़ता, हम फिर भी दोनों केसेस के अंदर हम स्ट्रीम फंक्शन यूज करके कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर सकते थे और कर सकते हैं। सो सिंपली अगर देखें इसको क्लोजली थोड़ा सा एनालाइज करें कि हुआ क्या हमने, इंस्टेड यूजिंग, जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को हर केस के अंदर सॉल्व किया था। इस केस के अंदर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एक सिंपल फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया और उसका सब्स्टिट्यूशन से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो गई। सिंपली सिर्फ इतनी चीज चाहिए कि psi should be continuous to second order derivative। Now thus the continuity equation can be discarded and the number of dependent variables reduces by 1, the penalty being that the remaining velocity derivatives are increased by 1 order। देखें इसके फवायद क्या हैं। पहला फायदा क्या, that the continuity equation can be discarded, हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से सिंपली उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और जान छुड़ा सकते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट, एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स रिड्यूसेस बाय 1। जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहां कौन कौन से हैं, u एंड v, जो कि डिपेंड कर रहे हैं ऑन x एंड y, तो इन दो uv की जगह सिंपली एक स्ट्रीम फंक्शन psi ने रिप्लेस कर दिया, विच इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो रिड्यूस हो गए, तो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्ट्रीम फंक्शन, दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिड्यूस्ड बाय 1। डिपेंडेंट वेरिएबल्स अब जितने भी हो, अगर इसके अंदर प्रेशर भी अपीयर होगा और वो भी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा बाय 1। एंड प्रेशर, हियर इट इज प्रेशर फॉर द मोमेंटम इक्वेशन, जो कि हम आगे डिटेल में उसको पढ़ेंगे। बट द पेनल्टी बीइंग दैट द रिमेनिंग वेलोसिटी डेरिवेटिव्स आर इंक्रीज्ड बाय 1 ऑर्डर। लेकिन मसला क्या, मसला यही है जी कि हमने u को पार्शियल साई बाय पार्शियल y का, यानी एक डेरिवेटिव इंक्रीज हो गया वेलोसिटी का, तो अब जो हमारी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन थी वो थर्ड ऑर्डर बन गई, और जो थर्ड ऑर्डर थी वो फोर्थ ऑर्डर बन गई। यानी एक ऑर्डर हर इक्वेशन का इंक्रीज हो जाएगा, जहां पे भी हम u और v की जगह psi रिप्लेस करेंगे। देखें v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल psi बाय पार्शियल x। नाउ अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को देखें फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, तो इट इज पार्शियल x बाय पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल v by partial y, and it is equal to 0। so देखें तो it is a first order differential equation, this is simply a first order
डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे u एंड v की वैल्यू, माइनस पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इक्वल टू 0, ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई तो होगी, लेकिन टेक अ लुक एट ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई, जबकि इनिशियली दे वर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो जहां जहां भी हम u एंड v को साई से रिप्लेस करेंगे तो एक डेरिवेटिव इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एक ड्रॉबैक है मेकिंग यूज ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन। सो बेनिफिट्स भी इसकी अपनी जगह, दैट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जनरली कि what is the benefit of using stream function, so you can say that the continuity equation can be discarded at once without any need of solving it, and the number of dependent variables is reduced by 1. जितने भी अगर 3, 4 जितने भी dependent variables थे वो reduce हो गए हैं to 1. बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक इसका यही है कि जनाब the overall derivative of velocity increases by 1 and the order of the system is increased by 1 order. Now we can first write the stream function only for 2-dimensional flow. ये याद रखिएगा कि हमेशा सिर्फ 2-dimensional flow के लिए stream function को हम लिख सकते हैं. Don't ever write it for 3-dimensional or say multi-dimensional, because वो exist नहीं करता, तो it will be say very wrong कि आप खुद से उसको write करते रहें और write करने की कोशिश करें before going into that state of fluid mechanics जहाँ पे आप चीज़ें खुद से इजाद या दरियाफ्त कर सकें. Now if the flow field is defined in terms of stream functions psi, then d psi equal to constant is the equation of a streamline. देखिए streamline की equation हमने पहले पढ़ी ज़रूर थी. अब this is कि इसको stream function ही क्यों कहा जाता है. देखिए the line for which psi is equal to constant, d psi is equal to constant, that line is the equation of this is the equation of streamline, and the line which is traced by this relationship, this equation, that is the streamline in a flow field. So किसी भी particular streamline के लिए the value of psi always remains constant. यानी if there are 3 streamlines, say A, B, C, तो अगर किसी एक के लिए स्ट्रीम फंक्शन की एक वैल्यू है से 1, तो थ्रू आउट दैट लाइन स्ट्रीम फंक्शन की ये वैल्यू रहेगी उसके लिए, इस लाइन के लिए. लेकिन किसी दूसरी लाइन के लिए जब आप मूव करेंगे तो वहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू श्योरली डिफरेंट होगी. इट कैन बी एनीथिंग बट 1. सो सिंगल स्ट्रीम लाइन कैन ओनली हैव 1 वैल्यू ऑफ अ स्ट्रीम फंक्शन, एंड ओनली 1 स्ट्रीम लाइन कैन हैव value of a stream function. Now the possible conditions on psi for existence are: first order partial derivatives of psi should exist. Obviously अगर first order derivatives के exist नहीं करते तो you can't express u and v in terms of psi, and you cannot express u and v, you cannot substitute u and v in any derivatives, because अगर first order derivative exist नहीं करता तो आप जब भी इसको replace करेंगे you will replace the stream function in form of a first order derivative, and अगर first order derivative ही exist नहीं करता तो फिर it's problematic. Now दूसरी condition which is necessary for the existence of psi, that psi should have first order continuous derivative. Partial derivatives तो एग्जिस्ट कर रही हैं. दूसरा ये कि इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए. और तीसरी कंडीशन दैट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ साई शुड एग्जिस्ट. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट लाजमी करना चाहिए. सेकंड ऑर्डर की कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कोई चेक नहीं है, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एटलीस्ट एग्जिस्ट जरूर करने चाहिए. नाउ द स्ट्रीम फंक्शन इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट व्हिच गिव्स अस a choice, a concise manner, gives us in a concise manner geometry of streamlines and magnitude of flow.
components of velocity at one or more representative points in the flow regime. देखें स्ट्रीम फंक्शन से हमें क्या क्या चीज मिल सकती है और क्या क्या चीज हासिल हो सकती है. पहली चीज that it gives us in a concise manner geometry of streamlines. देखिए for a constant stream function we get a streamline, तो रिलेशनशिप हमें बताएगा और स्ट्रीम लाइन्स को हम कंप्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं मेकिंग यूज ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन. दूसरी चीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लो, यानी फ्लो का क्या मैग्नीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ से मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट. एंड तीसरी चीज द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एट वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स. यानी आपको अगर स्ट्रीम फंक्शन मालूम है और you want to calculate the x or y component of the velocity, so you can simply calculate the components of the velocity making use of the stream function which we already know. Now the determination of velocity components from stream function. अगर हम stream function हमें मालूम हो तो हम velocity components को कैसे determine कर सकते हैं making use of that stream function. Simply अभी भी आपने देखा हम simply replace करने को तरजीह देते हैं in the continuity equation. So velocity components for a steady two-dimensional flow field in terms of a stream function can be given as, देखें velocity components for a steady two-dimensional flow field in terms of stream function can be given as u is equal to partial psi by partial y and v is equal to minus partial psi by partial x. और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया. सिंपली अगर आप इसको एक और तरीके से समझना चाहें तो ये सिंपली u एंड v की वो सब्स्टिट्यूशन हमने ली है जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई करते हैं. यानी कि सिंपली पार्शियल, it's like the continuity equation partial u by partial x plus partial v by partial y equal to 0. So this is the continuity equation, two-dimensional steady incompressible flow के लिए continuity equation है. तो u and v की वो substitution जो इस equation को identically satisfy कर दे, हम वो substitution use करते हैं and we express u and v in terms of in form of psi, making use of these relationships. Now note that psi is a scalar function here. In cylindrical coordinates one can be written as, cylindrical coordinates में अगर हम velocity के components in terms of stream function लिखें तो they can be written as v, rth component of the velocity is equal to 1 by r partial psi by partial theta, and theta component of velocity is equal to minus partial psi by partial r. So this is how we calculate the x and y components of the velocity making use of the stream function. Simply अगर stream function हमें known है और हमें velocity components determine करने हैं तो u component of the velocity के लिए will simply differentiate it partially with respect to y, and for v component will differentiate it partially with respect to x and will multiply it with a negative sign. The resultant velocity at any point will be given by the relation v is equal to root u square plus v square. Resultant velocity अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो आप सिंपली u square plus v square कैलकुलेट करके उसका अंडर रूट लें तो you'll get the resultant velocity. Now let's go for some computational work and कुछ एग्जांपल करते हैं कुछ सॉल्यूशन so that you become familiar कि कैसे स्ट्रीम फंक्शन को हम यूटिलाइज करके वेलोसिटी या वेलोसिटी कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, if for a two-dimensional flow, the stream function is given by psi is equal to 2xy, calculate the velocity at point 36. Given that, okay, it's given that psi is equal to 2xy. And we have to calculate at point 3 and 6. Now, since u is equal to partial psi by partial y, which is equal to 2x, and u at point P
is equal to 2 into 3, which is equal to 6. Now v is equal to minus partial psi by partial x. This is by definition. हमने u और v की जो definition है in terms of stream function उनको use किया है, that u is equal to partial psi by partial y. तो हमने psi को substitute कर दिया with respect to y, which came out to be 2x, and जब u को calculate किया गया इस point p के ऊपर जिसके coordinates 3 and 6 given है, x is equal to 3 and y is equal to 6, x की जगह 3 substitute किया तो at this point its velocity came out to be 6, the x component of the velocity. Now for the y component of the velocity, we go for y is equal to minus partial psi by partial x, or it is equal to minus 2y, and v at p is equal to minus partial psi by partial x at point p, and it is equal to minus 2 into 3 into, no, it is 6. The y component or the y coordinate of point is equal to 6 here. So this is equal to minus 12, which is equal to v. So at p, u and v is equal to 6 and 12, and resultant velocity is equal to u square, which is 6 square plus 12 square equals 36 plus 144 under root, and you can simplify it and write down the answer here. So देखें, very simple example, बहुत ही आसान केस जहाँ पे बहुत simple और straightforward सा stream function हमने assume किया, और चूँकि we are starting and I'm just trying to make you familiar कि कैसे इसको workout किया जाए, कैसे इसको workout किया जा सकता है, making use of the stream function से velocity components कैसे find किए जा सकते हैं, तो it's given here. तो in very simple manner अगर कोई भी स्ट्रीम फंक्शन गिवन है, जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमें ये प्रोवाइडेड था स्ट्रीम फंक्शन, और हमसे कहा गया कि हमें एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी फाइंड करने एट अ गिवन पॉइंट. सो उस पॉइंट के ऊपर हमने सिंपली डिफरेंशिएट कर लिया स्ट्रीम फंक्शन को, मेकिंग यूज ऑफ द डेफिनेशन, देन सिंपली वी सब्स्टिट्यूटेड दिस, और अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते तो वो इस फॉर्म के अंदर हमें मिल जाती. Obviously this is the square of minus 12. Let's move to the next slide here, and it says that there is another example here. जिस example को हम मज़ीद solve करेंगे, another example related to the stream function, and this example states that a stream function is given by the expression psi is equal to 2x square minus y square. Find the components of velocity as well as the resultant velocity at point 3 and 1. सिंपली उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस केस के अंदर, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर परस्यू किया, उसी तरह हम परस्यू करेंगे इस केस के अंदर भी इन द सेम मैनर. गिवन दैट psi is equal to 2x square minus y square simply, and we know that u by definition is equal to partial psi by partial y, और अगर आप partial psi by partial y calculate करें तो it will be equal to minus 2y, and u at the point p which is 3 and 1 comes out to be minus 2 into 1 is equal to minus 2.
and V is equal to minus partial psi by partial x. Simply derivate psi with respect to x and it comes out to be minus into 4x and V at point 3, 1 is equal to minus 12 here. Now simply this is the value of y component of velocity at point P and this is the value of x component of velocity at point P. So resultant velocity is equal to four plus 144 and you can simplify it with the help of a calculator. सिंपली ये दो एग्जांपल्स करने का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये था कि आप लोग इस चीज़ से इतने फेमिलियर हो सकें कि अगर हमें स्ट्रीम फंक्शन प्रोवाइड किया तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. मैथमेटिक्स के लिहाज से ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं और आप ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. इट्स जस्ट हाउ यू मैनिपुलेट देम, हाउ यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग. अपनी अंडरस्टैंडिंग आप लोग कैसे डेवलप करते हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट कि स्ट्रीम फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है या कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है. मैथमेटिकली तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड या लेबरसम चीज़ें नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू परस्यू टुवर्ड्स दिस. जैसे कि यहाँ पे देखें सिंपली एक्सट्रीम फंक्शन हमें गिवन था एंड दो छोटे छोटे पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए एंड वी अल्टीमेटली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी components and the resultant velocity as well, making use of these components of the velocity. Now, does a given psi value assigned to each to a particular streamline remains constant? Obviously, this is an interesting thing. As we recall that velocity vector v is always tangent to a given streamline at each point along its length. Any difference between the psi values at any two locations along the same streamline ought to be 0. If the psi value for a given streamline is to remain constant, the gradient of the psi function must be perpendicular to the velocity vector at each point of the streamline. According to the dot product of two perpendicular vectors, we have the dot product of velocity with the gradient of psi equal to 0, and this is named as equation 1. Now, for a two-dimensional flow field, we have u, the velocity in the component form, in the vector form. Simply the equation 1 is written in the component form and it is written here. This is the velocity v and it is the dot product with del psi. So simply this is the equation 1 written in a detailed form, and जब इसका आप dot product लेंगे the I component with the I component, you'll simply get u partial psi by partial x plus v partial psi by partial y. Simply अगर partial psi by partial x और partial psi by partial y की वैल्यू दोबारा substitute करें reverse, तो it will be equal to 0. So the function psi remains constant along a given streamline. अगर आपसे ये कहा जाए एग्जाम में, ये पूछ लिया जाए कि prove that a given psi value assigned to a particular line remains constant, तो constant रहेगी, तो तब you will prove this, that you will take the dot product of velocity with the gradient of the stream function and you will show that these are constant. Now the equations of path lines and streak lines. Simply हमने equations of streamlines तो देखी, हमने equations of stream tubes देखी और हमने इनको calculate भी किया. तो यहाँ पे we will discuss very briefly the equations of path lines and streak lines. Then in the next lecture इस definition को use करते हुए we will calculate the equations of path lines and streak lines.
Now, at the moment, let's go through the equations of path lines and streak lines. The equations of the path lines are the solutions obtained by integrating the relationship between the velocity and the derivative of the position vector. Simply इस equation को हम solve करके तो जो solution हमें मिलेगा that will be our equation. जब उसके अंदर हम substitute करेंगे r is equal to r naught किसी particular precise point के ऊपर for a given time, say at equal to t equal to 0, where r naught is equal to a, b, c and t. Then उस precise point के ऊपर हमें will determine the equation of path lines at that point. Now, the equation for streak lines at the solutions are the solutions obtained by integrating this equation and setting r is equal to r naught but not fixing t. There is a tau here and then there is separate t appearing separately here, and tau lies between 0 and t. This is the point to mention. There is a difference between the two things. Integration दोनों में करके हम solve दोनों equations को करेंगे, दोनों एक ही तरह की equations, लेकिन what we do afterwards is different in both cases. So दोनों cases के अंदर हम इनको differently tackle करेंगे when we are to find the equations of path lines and when we are dealing with the equations of streamlines. ये next lecture में के अंदर जब हम एक दो word problems और examples solve करेंगे in which we have to calculate the equations of path lines and streak lines, तो वहाँ पे you will see कि what is the difference between these two. But for the time being, I think this is enough. And how they differ from the equations of streamlines, you should be very clear कि equations of streamlines से इनका क्या difference है equations of path lines और equations of streamlines का, और हमने इनको कैसे discuss किया था. at least उनका concept आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, because आने वाले अब जो lectures हैं उसके अंदर हम ये जो theoretical चीज़ें हमने एक दो तीन आज भी देखी हैं और जो continuity equation से अब इन सारी चीज़ों को combined करके we'll go for the equation of streamlines, we'll go for the utilization of the stream function, and we'll go for the utilization of the continuity equation all together, and you'll see that how all these things merge up, and together making use of these things we analyze the fluid motion, making use of these concepts. Well, with this I will take you towards the summary of this lecture. Now this lecture was started with the definition of velocity potential. हमने velocity potential को देखा कि what it is and what it really means. velocity potential क्या है, conservative force के context में मैंने आपको कहा था कि आप इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा. जब भी irrotational flow को हम discuss करेंगे तो curl of velocity will be equal to 0, and when the curl of velocity will be equal to 0, we can express the velocity in terms of a gradient of a scalar function. उस scalar function phi को हमने velocity potential का नाम दिया था, and the flow associated to that is named as a potential flow. Potential flow is always a rotational flow, and vice versa. Then we discussed the most important concept of stream function in today's lecture. देखा, I told you कि this is a very important concept based upon the concept of continuity. देखा कि किस तरह हम continuity equation को satisfy करने के लिए उस equation से जान छुड़ाने के लिए हम stream function use करते हैं, लेकिन stream function के अपने benefits भी हैं. For instance, stream function को इस्तेमाल करने से हम continuity equation से भी बच सकते हैं, उसको use करने से, because it gets identically satisfied. दूसरा major advantage ये है कि the number of dependent variables are reduced by 1. अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो स्ट्रीम फंक्शन यूज करने से एक डिपेंडेंट वेरिएबल रह जाएगा, and we will have to solve this equation in a more simple manner. But contrary to that, स्ट्रीम फंक्शन के कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, इसको यूज करने के कुछ अपने हैजर्ड्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. सबसे बड़ा हैजर्ड ये कि द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजेस. जब भी आप वेलोसिटी की जगह स्ट्रीम फंक्शन रिप्लेस करेंगे
तो आपकी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज कर जाएगा. फॉर इंस्टेंस अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इससे पहले थर्ड ऑर्डर की थी तो स्ट्रीम फंक्शन के यूज़ करने से इट विल गो टू फोर्थ ऑर्डर. अगर वो फिफ्थ ऑर्डर की थी तो इट विल गो टू सिक्स्थ ऑर्डर एंड सो ऑन. सो द order of the differential equation increases by using the stream function. Now also we studied in this lecture that how we determine the velocity components from stream function. ये चीज़ भी हमने पढ़ी. एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, अमूमन ये ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ों के अंदर पूछ ली जाती है या जब भी आपकी इंटरव्यू देने के लिए या एमफिल या पीएचडी के लिए जाएंगे तो अमूमन स्ट्रीम फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है. सो ये जो मैंने आपको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्ट्रीम फंक्शन के यूज़ करने के बताया. इसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूर याद रखिए कि समटाइम्स द इंटरव्यूअर हु इज़ इंटरेस्टेड इन फ्लूइड मैकेनिक्स आस्क्स यू दैट व्हाट इज़ द stream function for compressible fluids and what is the stream function for incompressible fluid. So do always keep in mind that for compressible fluids, चूंकि इसको ज़हन में रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, चूंकि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, सो वॉल्यूम पे एतबार नहीं किया जा सकता फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स बिकॉज ये खुद कांस्टेंट नहीं है. सो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के केस में द स्ट्रीम फंक्शन विल गिव मास फ्लो रेट and for incompressible fluid it will give the volume flow rate. So ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़रूर ध्यान में रखिएगा. Then we determine the components of velocity making use of the stream function and आपने देखा कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं in the polar coordinates and in the rectangular coordinates as well. And at the end equations of path lines and streak lines were discussed. Briefly हमने सिर्फ ये देखा कि इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइंस क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से उसको वर्क करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रा डिटेल से सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस और स्ट्रीक लाइंस कैलकुलेट करेंगे. एंड इसके साथ ही आई टेक यू टूवर्ड्स टुडेज कोट एंड इट रीड्स दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपने शायद ये कोट कई दफ़ा सुना भी होगा ज़िंदगी के अंदर एंड कई दफ़ा सुनने के बावजूद भी आप इसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा इस कोट को, इसको अपनी ज़िंदगी में अमल दरामद इस पे नहीं किया होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि मैं कैसे इसको परस्यू करूं. देखें, कोई भी चीज़ ओवरनाइट हासिल नहीं की जा सकती, ये एक चीज़ डन एंड डिसाइडेड है. अमूमन स्टूडेंट्स एंड पर्टिकुलरली यंगस्टर्स हैं, दे वांट टू मास्टर एवरीथिंग. हर चीज़ के ऊपर अपनी कमांड और ग्रिप हासिल करना चाहते हैं विदाउट एनी एफर्ट, जो कि इम्पॉसिबल है. ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी चीज़ में परफेक्शन अटेन कर लें विदाउट प्रैक्टिसिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन. मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि मेरा ख्याल है आप जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं एटलीस्ट उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है. सो go for the practice and ultimately you will attain the perfection one day or the other. Allah पाक आपको और आपके घर वालों को आसानियाँ दे. Till our next lecture, it's Allah Hafiz from my side.